आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वक्त ऐसा था हिंदुस्तान में जब कोविड-19 के आने के साथ ही जिंदगी बचाने और रोजी रोटी के सवाल के बीच इस पूरे देश को संघर्ष करना पड़ा था। अर्थव्यवस्था ने भारी चोट सही, लेकिन क्या इस बार के बजट के बाद एक रास्ता खुलेगा? आज तक पर बेहद खास मेहमान हमारे साथ भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम जी यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। कृष्णमूर्ति वेंकटा सुब्रमण्यम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। नमस्कार। आपने ये कहा है कि जब बॉल स्विंग हो तो हम खेले पुजारा की तरह, और जब स्विंग नहीं हो तब हम खेले पंत की तरह। तो हमें यह बताइए कि जो 11% का ग्रोथ आप बता रहे हैं 21-22 में, ये स्विंग है या विदाउट स्विंग है? तो हमने ये जो उदाहरण था इसलिए बतलाया था कि जब पहले 5-6 महीने जब महामारी जब चल रही थी, अनिश्चितता बहुत ज़्यादा थी, तो उस समय जो है ध्यान से चलना होता है और पुजारा की तरह बैटिंग भारत सरकार ने पुजारा की तरह की, आवश्यकताओं पे ध्यान दिया। जैसे पुजारा अपना विकेट बचाना जो है आवश्यक समझते हैं, उसी तरह भारतीय सरकार ने लोगों के लिए जो अनाज का 80 करोड़ लोगों के लिए फ्री अनाज दिया, मुफ्त अनाज दिया। वैसे ही कंपनियों के लिए जो ऋण है, इमरजेंसी क्रेडिट, लिक्विडिटी मेजर्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, ये सब दिए गए। उसके बाद जब अनलॉक फेज जब शुरू हुआ और अनिश्चितता कम हो गई और जो रिस्ट्रिक्शंस थी इकोनॉमिक गतिविधियों में वो जब हटाए गए, तो तब भारत सरकार ने जो डिमांड पे और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे एक्चुअली ध्यान देना शुरू किया। जैसे कि आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत 3 के पैकेज में एक वेज सब्सिडी प्रोग्राम लाया गया। 1% जीडीपी के अनुपात में फिस्कल जो स्पेंडिंग है उसको और बढ़ाया गया। इसी तरह यदि आप जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसको देखें तो अक्टूबर के महीने में सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 60% से बढ़ा। नवंबर के प्रतिशत में हर माह में कंपैरिजन करें, मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन, तो नवंबर में करीब 150% बढ़ा और दिसंबर में दोबारा 60% बढ़ा। तो और यही आगे चल के भी इस 3 महीनों में भी होगा। तो ये इसीलिए उदाहरण दी गई कि पहले जो 5-6 महीने जब अनिश्चितता थी तब पुजारा की तरह बैटिंग हुई और उसके बाद अभी पंत की तरह बैटिंग हो रही है। और जैसे प्रधानमंत्री साहब ने भी बताया कि जो इससे पहले जो आत्मनिर्भर भारत के 3 पैकेज आए वो एक मिनी बजट जैसे थे, तो यही है 50 ओवर का एक सिलसिला चल रहा है। मेरे सवाल में भी एक स्विंग था सर, वो आप पकड़ नहीं पाए। मेरे सवाल में ये स्विंग था कि ये 11% रियलिस्टिक है या नहीं? क्या वाकई, मतलब आप देखिए कि हम 18-19 में 6 मतलब पैंडेमिक के पहले भी जो हमारी जीडीपी थी 6.5% थी, फिर 19-20 में हम और नीचे गिरे 4% पर आए, और उसके बाद तो हमने नेगेटिव तक 7% के से ज्यादा हम गिरे। अब मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं अगले साल में हम पहुंच जाएंगे 11%, तो ये रियलिस्टिकली आप कैसे समझाएंगे? 5 चीजें हमें ऐसी बताइए जिससे ये मुमकिन हो पाएगा इस बार। पहला तो जैसे हमने दिखलाया है कि जो रिकवरी जो है वी शेप्ड हो रही है। हाँ। तो जैसे पहली तिमाही में करीब 24% की घटी थी, दूसरी तिमाही में वो 7.5% रह गई, तीसरी तिमाही में अनुमान है कि थोड़ी जो है पॉजिटिव रहेगी, मार्जिनली पॉजिटिव, और चौथी तिमाही में और विस्तार होगा और आगे बढ़ेगी। तो ये जो वी शेप जो चल रहा है, और इसमें भी जो क्रिकेट का उदाहरण है वो काफी उचित है। 36 पे ऑल आउट हो गई, वो एक्चुअली आपके 24% जो जैसी घटी थी उसके बराबर था। उसके बाद अगले टेस्ट मैच में जीता और जाके सीरीज जीते, तो वो वी शेप का जो ऊपर जो डायरेक्शन था वैसा ही भारतीय अर्थव्यवस्था का भी परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के एक तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप यदि देखें तो जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें कुछ महीनों में करीब 7-8 साल में जैसी जो लेवल नहीं हुई थी वो इस बार हुई है जो अनलॉक फेज में। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर में यदि देखें तो सर्विस सेक्टर के कुछ सेक्टर हैं जैसे ट्रैवल टूरिज्म जो कि कॉन्टैक्ट सेंसिटिव है, उनमें अभी भी मंदी है, लेकिन बाकी सेक्टर्स में काफी वृद्धि आई है। और जो पीएमआई रियलिस्टिक लग रहा है ये तो मुझे जरूर मेरा विश्वास है कि 11% जरूर आएगा आगे साल में। एकदम सोच समझ के आप बोल रहे हैं, क्योंकि हमने जितने एस्टिमेट्स पहले किए कई बार हम नीचे रह गए हैं। देखिए ये तो मैं लेकिन जरूर बताऊंगा कि अर्थशास्त्री जो है एक एस्ट्रोलॉजर नहीं होता।
अनुमान लगाता है, अनुमान लेकिन सिद्धांतों को लेकर लगाता है, और इसमें विश्वास के साथ मैं अनुमान लगा रहा हूं और हमारी टीम अनुमान लगा रही है कि 11% की वृद्धि जरूर आएगी आगे साल में। आपका बहुत स्ट्रेस है इंडियाज ग्रोथ स्टोरी पे, आप उस नैरेटिव को बहुत बड़ा करना चाहते हैं। आप बार बार कहते हैं कि, और हमारे जो सर्वे है इकोनॉमिक उसमें भी आप लोगों ने कह दिया है कि मूडी बड़ा मूडियल हो गया है, स्टैंडर्ड एंड पुअर का बड़ा पुअर रेटिंग है, और IMF ने हालांकि 11.5% के आसपास का अनुमान लगाया है। एक देश एक ओपिनियन और ग्रोथ स्टोरी के नैरेटिव पर क्या अपनी अर्थव्यवस्था के फैक्ट्स और नंबर्स को आगे ले जा सकता है? क्या इस तरह की हिम्मत हम दिखा सकते हैं इस वक्त, और किस बना पर हम धत्ता कर सकते हैं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज को? पहला तो ये कि यदि आप देखें, और पहले अध्याय में वॉल्यूम 1 के हमने दिखाया है कि किस तरह की जो पॉलिसी मेकिंग, जो नीतियां ली गई वो काफी साहसपूर्ण ली गई, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म पेन जो कहते हैं, महामारी के कारण शॉर्ट टर्म पेन थी, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन पे ध्यान दिया गया, और इसके लिए साहस जरूर पड़ता है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बाकी जैसे IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी कहा है कि भारत ने काफी पारदर्शिता दिखाई है जिस तरह नीतियों को अपनाया है। तो वो ये जो मैच्योर पॉलिसी मेकिंग है, ये इन्वेस्टर्स देखते हैं, और इन्वेस्टर्स देख के वो आप FDI में देख रहे हैं, जिस तरह की FDI आई है। FDI जो पैसे लगाते हैं वो एक्चुअली, एज ए से हिंदी में, पीपल पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज, एंड तो वो सिर्फ डबल डिजिट में इंडिया को दिखा रहे हैं इस वक्त IMF। हाँ। चाइना को भी 8.5 नंबर 2 पे, और नंबर 3 पर उसके बाद स्पेन है 5.9, और उसके बाद फ्रांस। ये सिर्फ अगला साल ही नहीं, ये कैसे डिकोड करें कि बाकी रेटिंग एजेंसीज जो है और IMF में ये डिफरेंस क्यों है ओपिनियन में? क्योंकि भारत की जो आप यदि फंडामेंटल्स देखें, हाँ। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, और जिस तरह के रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, भारत एकमात्र देश है जिसने इतने सारे रिफॉर्म्स किए हैं इस महामारी के दौरान। और यदि आप नीतियों को भी देखें तो भारत ने न सिर्फ डिमांड साइड में काम किया, सप्लाई साइड में भी काम किया है। बाकी किसी देश ने ऐसा इतने सारे रिफॉर्म्स नहीं किए। लेबर रिफॉर्म्स जो कि 30 साल से कहे जा रहे थे, लेकिन 30 साल से अमल नहीं हुए, इस साल हुए हैं। जो आपकी MSME डेफिनेशन, जिसके कारण कंपनियां एकदम बौनी रह जाती थी, उसको भी चेंज किया गया। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जहां हम 120 के ऊपर रहते थे, वहां पे 60 में आए हैं। 2014 में हम 120 के पीछे रहते थे और अभी 60 में आए हैं। तो इस तरह की इतने सारे नीतियों जो पारदर्शिता के साथ ली जा रही हैं, इसीलिए जो विश्व है भारत की ओर देख रहा है। और अगले 10 वर्षों में, एक्चुअली अगले दशक में, भारत में एक्चुअली काफी अच्छी वृद्धि होगी। वृद्धि का और विकास की जो दर है वो 6.5-7% तक रहेगी, और बड़े देशों में बाकी किसी देश का इतना रहेगा, ये मुझे नहीं लगता। भारत ही एकमात्र रहेगा ऐसा। अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब, कुछ 2-3 जो बड़े मुद्दे इस देश के एस्टैब्लिशमेंट और पॉलिटिक्स में सामने हैं, उनको मैं कनेक्ट करती हूं इकोनॉमिक सर्वे से। सबसे पहले, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना है कि लगभग 13% जो कृषि विकास दर था वो 17-18% लॉकडाउन, और उसने हमें बहुत संभाला उस दौरान लॉकडाउन के बाद। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उल्टा हुआ, 17-18 के करीब थे, वो 13.5 पे पहुंच गए। क्या ये इकोनॉमिक प्रूडेंस नहीं होगा, क्या ये आर्थिक विवेक नहीं होगा कि कृषि के मुद्दे पर हम किसानों को अपनी तरफ करें? इसमें सरकार बुरी तरह से अभी जद्दोजहद कर रही है। एक सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या ये बहुत बड़ा सेटबैक नहीं है जो 2 से 3 महीने के हम देख रहे हैं? और क्या सरकार को जल्द से जल्द इसका निवारण नहीं करना होगा? वो कृषि बिल को पीछे करने से कम में मारने को तैयार नहीं है। कृषि रिफॉर्म्स का क्या होगा? देखिए, मैं तो अर्थशास्त्री हूं और अर्थशास्त्र पे ही बात करूंगा, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर दोहराऊंगा कि जो कृषि कानून है, ये कानून जो हमारे छोटे किसान हैं उनको विशेषतः लाभ पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो आप यदि देखें, पिछले 60-70 वर्षों से जो हो रहा है, जो छोटा किसान है उसके पास विकल्प नहीं होता। जब वो मंडी में जाता है तो मंडी के जो खरीदार होते हैं वो एक गुट होते हैं, और वो गुट एक्चुअली उससे कहते हैं यहां बेचना है तो बेचना, फिर और कहीं तो तू बेच नहीं सकता। तो जब छोटा किसान के पास विकल्प आता है तो वो छोटा किसान कह सकता है कि आपने यदि मुझे सही दाम नहीं दिया तो मैं जाके किसी और के पास बेच सकता हूं। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। आपके कॉमन सेंस वाले पर एक कॉमन सेंस सवाल कि वो किसान पूछेगा कि ठीक है, आपने मुझे ऑप्शन तो दिया, लेकिन मैं कल को प्राइवेट कंपनी के पास जाऊंगा तो आप मुझे MSP की गारंटी वहां भी दे दो ना, कि मुझे वो लूटे ना। देखिए, इसमें यहां पे यदि आप देखें
तो बाकी कितने सेक्टर्स हैं, और मैं उदाहरण दूंगा, जैसे कई बार लोग ये कहते हैं कि लैंड पे प्रॉब्लम आएगा। यदि मैं एक ओला कैब लेता हूँ, ओला कैब में सफ़र करता हूँ, तो उसके बाद वो ओला कैब तो मेरी नहीं होगी। आप जैसे उदाहरण के लिए आप लोग ये शो जो है इस घर पे शूट कर रहे हैं, तो आपने आधा घंटा इसका इस्तेमाल किया, इसके लिए ये घर आपकी तो नहीं हो गई ना, तो ये तो सरकार की दी हुई है। इसी तरह एक्चुअली जब बाकी क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता, तो ये ऐसा कैसा है कि सिर्फ एग्रीकल्चर में ऐसी बात की जाती है कि आपने यदि कि लैंड को इस्तेमाल कर दिया तो लैंड किसी और को हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं जिनका कोई मूल जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र के, उससे कुछ लेना देना है नहीं। एमएसपी गारंटी प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, मैं वापस उसी सवाल पर जा रही हूं। इसको लेकर इकोनॉमिक जो आर्थिक नजरिए से हम देखें तो क्या ये मुमकिन है सरकार के लिए ऐसा करना? यहाँ पे भी मैं बताऊंगा कि जब आप मान लीजिए आपने यदि ये कोट बेचना है, कोट खरीदने गए, तो बाकी किसी में कहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है? किसी और क्षेत्र में होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि बताता ये जो खरीदता है वो कहता है कि मैंने तो इतना पैसा देना ही देना है, किसी और क्षेत्र में होती है? नहीं होती है। तो इसीलिए जो उसमें यदि आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उससे काफी सारे और भी जो प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी देखा जाए तो एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो अभी काफी सारे कमोडिटीज में है। और दूसरी बात ये कि जो फार्म लॉज और एमएसपी का उनसे मेल जोल नहीं है। एमएसपी तो प्रोक्योरमेंट के लिए है, क्योंकि आप हमारी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत हमने काफी सारे परिवारों को जो मुफ्त में राशन तो देना ही पड़ता है, जिसके लिए सरकार को लेनी ही पड़ेगी, खरीदनी ही पड़ेगी, प्रोक्योरमेंट करनी ही पड़ेगी। तो हम एक्चुअली दो मुद्दे जो कि काफी अलग हैं उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फार्म लॉज का और एमएसपी का अर्थशास्त्र में तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक्चुअली अफवाहें हैं जिनमें एक्चुअली इनको जोड़ा जा रहा है। तो मैं अर्थशास्त्री के रूप में इनको तो मैं नहीं। चूंकि आपने टैक्स की बात की, इसीलिए मैं टैक्स से ही जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ कि क्या मिडिल क्लास को थोड़ी राहत मिलेगी? थोड़ा पैसा बचेगा तो थोड़ा स्पेंडिंग ज्यादा करेगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी को ही बूस्ट मिलेगा। तो इसमें जो हम ये बतला रहे हैं कि भारत सरकार को इस समय, क्योंकि एक मंदी का एक समय चल रहा है, इस समय इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और क्योंकि ऐसा समय जब आता है, इसमें जो हमने काउंटर सिक्लिकल फिस्कल पॉलिसी की बात करी है, उसका मतलब ये है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अप और डाउन होते हैं, और जब फिस्कल पॉलिसी जो है आपका काउंटर सिक्लिकल होता है, मतलब कि जब इकोनॉमी अच्छी कर रही है तब जब आपका जो सरकार है वो उतनी खर्च ना करे और उसमें तब जमा करे, और जब इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं करे तब सरकार एक्चुअली और खर्च करे। तो ये जरूरी है इस समय एक्चुअली कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, इनमें एक्चुअली काफी खर्च करे, ताकि उससे जो है डिमांड आएगी। क्योंकि वैक्सीनेशन जब होगा, वैक्सीनेशन से काफी डिमांड आएगा, क्योंकि लोगों में जो थोड़ा डर जो है, अभी भी भय है कि यदि हम एक मसाज के लिए गए या फिर ट्रैवल में गए तो उससे जो है हमें शायद कोविड लग जाएगा। तो वैक्सीनेशन जब होगी उससे ये डर कम हो जाएगा, और बाकी जो इससे कोविड से पहले की जो हमारी जिंदगी थी वो एक्चुअली दोबारा वैसे ही शुरू हो जाएगी। तो उससे डिमांड अच्छा आएगा, उसी पे हमें ध्यान देना है। आप कह रहे हैं वित्तीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट की सरकार चिंता ना करे, इस वक्त स्पेंडिंग ज्यादा करे हर ऐसे सेक्टर में जिससे कि ग्रोथ हो। वैक्सीन क्या है इस बार आप बताइए? एएफ की वो वैक्सीन तो हम भारत बायोटेक और SAI का लगा रहे हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए इस बार वैक्सीन क्या है? अर्थव्यवस्था, वही मैं कह रहा हूं, उसको तो ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। वही मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। तो क्योंकि जब लोग वैक्सीनेट होंगे तो उससे जो है सर्विस सेक्टर में जो है मंदी है वो कम होगी, और भारत में करीब 60% जो आपकी कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसीलिए वैक्सीन भी हेल्थ सेक्टर के लिए तो है ही, अर्थव्यवस्था के लिए भी वैक्सीन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी हेल्थ केयर जो स्पेंडिंग है, और रियल एस्टेट में जो एम्फेसिस है, ये भी और भिन्न तरह के वैक्सीन है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ सुब्रमण्यम जी जुड़ने के लिए, और तमाम बातें अर्थव्यवस्था में कैसे सुधार हो, बेहतर हो, इस पर चर्चा करने। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर
एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।